अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऐसा ही है जो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। इस मुल्क को बनाने वाले का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने इसके क़याम से पहले ही ये वाज़े कर दिया था कि यहाँ रहने वाला हर शख्स आज़ादी की सांस ले सकेगा, आज़ादी की फ़ज़ा को महसूस कर सकेगा। लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद इस वतन को इस गर्ज से बसाया गया कि जुल्म और जबर की कड़कती धूप के बाद इस सरजमीन पर खल्क़े खुदा अमन और मोहब्बत के साए तले अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी। लेकिन हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा ही है ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच थी उसको अमली जामा नहीं पहनाया हम लोगों ने, ऐसा हुआ नहीं। क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को भी कई घाव लगे। यहाँ मज़हब के नाम पर, कौमियत के नाम पर, ज़बान के नाम पर, रंगो नस्ल के नाम पर तफरीक पैदा की गई। आज हम लोग कई हिस्सों में बँट चुके हैं। दुख होता है ना, कई हिस्सों में बँट चुके हैं और उन हिस्सों में से एक हिस्सा ऐसा है जिसको इस मुआशरे ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। वो इस मुआशरा एक ऐसा खामोश तबका कह लें, खामोश लफ्ज़ में ना बड़ी गहराई छुपी है। खामोश तबका जिसके मसाइल क्या हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियां हैं। हम तो अपने आप से भी ये सवाल नहीं करते कि उस तबके को क्या हमने जीने का मुकम्मल हक भी दिया या नहीं। लेकिन हैरानी देखिए कि हमारे मुआशरे के उसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसान ने हमें ये बता दिया कि जिस तबके को हम नामुकम्मल तसव्वुर करके अमली तौर पर भुला चुके हैं, सबसे ज़्यादा मुकम्मल वही अफराद है, हमसे भी ज़्यादा मुकम्मल वो अफराद हैं। एक क्लिप कल से बहुत वायरल हो रहा है, आप तमाम लोगों ने देखा होगा। सोशल मीडिया आपको पता है सब लोग यूज़ करते हैं, आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया पर हैं। पहले रज़ा वो क्लिप हम नाजरीन को दिखाते हैं, फिर मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी आज की बहुत प्यारी मेहमान, बहुत ख़ास मेहमान की बीमारी। सबसे पहले तो जूली के लिए, इस मुल्क में बड़े बड़े काबिल अफराद हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम, मैं बड़े यकीन से कम ये इस्तेमाल कर रही हूँ लफ्ज़, बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने कभी मुआशरे को मिलाने की बात की। तोड़ना सबको आता है, जो जोड़ेगा ना वही बड़ा बंदा है। किसी ने, बहुत कम लोगों ने इस मुआशरे को मिलाने की बात की। कई अफराद हैं जो खुद को लीडर कहलवाना पसंद करते हैं, ना सिर्फ लीडर बल्कि कहते हैं हमें सीनियर लीडर कहा जाए, बड़ा लीडर कहा जाए। सिर्फ लीडर ना कहा जाए, हमारी तौहीन है, हम बड़े लीडर हैं। लेकिन शायद ही उन्होंने कभी इस कौम को एक करने का सोचा हो, तो फिर सोचें कि कहाँ के बड़े लीडर। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी, दौलत दी, इख्तियार दिया, लेकिन उन्होंने कभी इस मुआशरे को, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को यकजा करने का सोचा नहीं सोचा। फिर भी कहते हैं कि हम बड़े हैं, ख्याल तक नहीं आया। लेकिन यहाँ तक कि हम पर हुकूमत करने वाले सियासत के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर दहाइयों इक़्तिदार में बैठे रहे, लेकिन इस मुल्क और कौम के लिए क्या किया? इसकी कोई फहरिस्त इनके पास मौजूद होगी? नहीं होगी। जूली खान, जिनका क्लिप आपने अभी देखा, जूली खान इस मुआशरे में रहने वाले उस तबके के साथ रहती हैं, उस तबके को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसको हम जैसे, बड़ा सोच समझ के कह रही हूँ, हम जैसे कम ज़र्फ़ लोग तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो कभी उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको तमस्कर का निशाना बनाते हैं। कभी हमारे मुंह से इन लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं निकलती, या शायद हम अपनी ज़िंदगी में इतना गुम हो चुके हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कई अफराद हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कई और जिम्मेदारियाँ भी हम पर आयद होती हैं। हम लोगों को हुकूक अल्लाह से जज करते हैं, और वो हुकूक जिनका सवाल भी अल्लाह करेगा और जवाब भी अल्लाह ही को देना है, लेकिन हम हुकूकुल इबाद को भूल जाते हैं। क्या हुकूकुल इबाद अहम नहीं है? जूली खान ने इस मुआशरे की वो हकीकत पेश की है जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद यकीन जानिए शर्म आती है, अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाएगा कोई इंसान, क्योंकि हम सब इस मुआशरे का हिस्सा हैं और हम सब ये गलती करते हैं। कोई थोड़ी कम करता होगा, कोई ज़्यादा करता होगा। जूली खान ने ये बताया कि मुआशरे का सबसे खामोश तबका, खामोश, दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, गहरा लफ्ज़ है खामोश तबका, अमन और मोहब्बत और भाईचारे की जिंदा मिसाल है। हमारे साथ मौजूद हैं खुद जूली खान,
उनसे मैं मज़ीद बात करूँगी। और मैं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म से ऐसे नहीं चलेगा, प्रोग्राम के ज़रिए जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जूली खान की आवाज़ उन तमाम लोगों तक पहुँचे। और चैनल ना चेंज कीजिएगा, जूली आपको ऐसी ऐसी बातें सिखा जाएगी कि हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि नामुकम्मल ये नहीं है, शायद हम लोग नामुकम्मल, क्योंकि जिसकी सोच नहीं बढ़ी मेरे मुताबिक वो नामुकम्मल है। जूली, वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका क्लिप मैंने भी देखा, मेरी टीम ने भी देखा, और यकीन जानिए कि मैं तारीफ़ किन अल्फाज में करूँ जूली, आपकी सोच की, आपके अंदाजे बयान की, आपने माशरे को जिस तरह जज किया, जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया और जैसे आपने बयान किया। पहले तो ये बताइए कि माशरे में ये जो तफरीक हो चुकी है, जिसका आपने जिक्र उस क्लिप में भी किया, मजहबी तौर पर, रंगो नस्ल में, कौम के नाम पर, क्या आप लोगों में ये म्यार रखा जाता है? जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों में म्यार नहीं रखा जाता, फिर आप कैसे देखते हैं उन लोगों को जो आपको नामुकम्मल कहते हैं? लेकिन आपने तो उनसे बड़ी बात कर दी और वही बात को आज तक नहीं समझ पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं बोल इंटरटेनमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। एक इंसान जिसको इज़्ज़त कभी मिली नहीं ना होती, उसको जब इज़्ज़त मिलती है तो उसको मायने भी पता होती है उस इज़्ज़त की, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता कि ठीक है मेरा हक़ था। तो वो जो मैंने सारी ज़िंदगी एक ज़लालत से ही एक मुझे कसूर भी नहीं पता था, मैंने बार बार पूछा मेरा कसूर बताओ, घर में माँ बाप से पूछा मेरा कसूर बताओ, माशरे से पूछा मेरा कसूर बताओ, कसूर नहीं पता चला, नहीं किसी ने बताया। लेकिन अब इतनी ज़्यादा अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लोगों ने इतना प्यार किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि आपने कहा कि हमारे यहाँ तफरीक नहीं होती। हमारे यहाँ बिल्कुल भी तफरीक नहीं होती। अगर हमारे यहाँ तफरीक हो रही होती तो आपको आए रोज़ कोई ना कोई हमारी लड़ाई नज़र आ रही होती कि कोई फ़िरका अलहदा किसी फ़िरके से लड़ रहा है, कोई फ़िरका किसी अलहदा फ़िरके से लड़ रहा है। तो जो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी है, जो ख्वाजा सरा कम्यूनिटी है, वो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि लोगों को तो पहले इस बात का इल्म नहीं है कि ख्वाजा सराओं का कोई दीन मज़हब भी होता है या नहीं। मतलब कि सवाल हमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि आप लोगों का जनाजा भी होता है, जनाजा कैसे होता है? अभी मुसलमान का जनाजा कैसे होता है वो मैं अलहदा से बताऊं? जिन्स तो कहीं वाज़ेह नहीं की गई इस्लाम में कि भी फ़लाँ जिन्स कैसे जनाजा होगा, फ़लाँ जिन्स कैसे जनाजा होगा। मुसलमान का एक जनाजे का एक तरीका बता दिया गया और वही तरीका है जो मर्द और औरत के लिए बताया गया। तो ये सवालात जो ना बड़े चुभते होते थे। फिर सबसे एक जो सबसे मुज़ायका खेज़ लफ्ज़ मुझे लगता था, ये भी इंसान है। मतलब कि आप मुझे ये बताएं कि ये भी इंसान का क्या मतलब है? ये भी का लफ्ज़ क्यों? मैं अगर किसी इंसान के पास जाके खड़ी हो के अपनी दोस्त को तारीफ़ कर रहा हूँ कि यार ये भी इंसान है बेचारा, तो कैसा महसूस होगा? तो एक तो मैं आज माशरे में सबसे पहले ये एक लफ्ज़ बताना चाहूँगी कि हमें रहम, आप लोग ने हम पे रहम खाया, आप लोग हमें रहम दिली से कबूल कर रहे, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हमें एक इंसान भी समझा जाए, बराबर का इंसान, साथ खड़े हुआ इंसान। हमारी कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखें ना तो कोई शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा हमारी कम्युनिटी में आप काबिल इज्जत हैं। और यकीन जानिए आपने बार बार शुक्रिया अदा किया, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं आज आपसे माजरत खाऊं, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें। इज्जत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम कौन होते हैं किसी को इज्जत या जिल्लत के सर्टिफिकेट बांटने वाले? हम सब अपने गिरेबानों में झांके क्या हम मुकम्मल हैं? क्या हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसे बार बार शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा ना करें, मैं पूरे माशरे के बिहाफ पे आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोगों को जिन तकलीफ का सामना करना पड़ता है हम सोच भी नहीं सकते। आज कोरोना आया, तमाम लोग घरों में बंद हो गए, अभी जिल्लत नहीं मिल रही, अभी तमस्कर का निशाना नहीं बनाया जा रहा। आज भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी। जी जूली, क्या कहना चाहेंगी मजीद? मैं आपको ज़्यादा सुनना चाहती हूँ, मैं खुद नहीं बोलना चाहती। हमारी जो अपनी कम्युनिटी ना, उसके अंदर तो कोई किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, क्योंकि जो भी आके कहता है ना कि मैं ख्वाजा सरा हूँ तो उसको वार्म वेलकम किया जाता है, उसको घर में इंसान समझा जाता है ना। जिन्स तो पर्सनल है, कोई इंसान किसी को कपड़े उतार के नहीं दिखाता कि मेरे नीचे क्या है। हर इंसान के चेहरे पे उसका जिन्स लिखा होता है ना। मैं किसी औरत को देखती हूँ तो उसके चेहरे पे लिखा औरत है, मर्द को देखती हूँ तो उसके चेहरे पे लिखा है मर्द, और ख्वाजा सरा को भी देखती हूँ तो उसके चेहरे पे लिखा है ख्वाजा सरा। तो जब हमारे घर में ख्वाजा सरा आते हैं तो हम किसी के अकीदे या मज़हब को नहीं छेड़ते, हम अपना अकीदा बताते हैं और उनको हमसे पूछ लेते हैं। वो हमारे से उनको कोई एतराज़ नहीं, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं। हर इंसान का एक अल्लाह से तो ज़ाती रिश्ता है ना।
तो हमारे ख्वाजा सराओं का तो यही मानना है कि जो अल्लाह से ज़ाती रिश्ता है उसमें हम मुदाखलत न करें। अल्लाह ने हमें जो हुक्म दिया है, हमें ये दिया है कि जो मुसलमान है वो आपका भाई है, उसको तकलीफ़ नहीं देनी, उसका हक़ नहीं खाना, उसकी ग़ीबत नहीं करनी, सूद नहीं खाना, हराम नहीं खाना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें बताई हैं और हम इन चीज़ों पर कोशिश करते हैं जितना हो सके अमल करने की। अब मैं एक आज इस प्लेटफॉर्म पे ना कुछ चीज़ें वाज़ा करने चाहूँगी जो मैं हमेशा चाहती थी वाज़ा करना और मुझे वो जगह नहीं मिलती थी और आज मिली है, तो मैं चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँगी कि हमारे और मैं खुश नसीब हूँ, मेरी टीम खुश नसीब है कि हमारे प्रोग्राम से आप ये आवाज़ पहुँचाएंगी और ये आवाज़ जितने लोगों तक पहुँचे। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, इनके आवाज़ में छुपे दर्द को, तकलीफ़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जी जूली, खुलकर बोलिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे ख्वाजा सरों पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि ये लोग सेक्स वर्कर हैं, ये लोग तो बदलना ही नहीं चाहते, ये लोग तो बुराई की ज़िंदगी में आए। हम सारे ख्वाजा सराओं के घरों में आप चली गए और उनसे पूछें वक्तन फ़वक्तन, कोई ख्वाजा सरा आपको ये नहीं कहेगा कि मैं सेक्स वर्क करके बड़ी खुश हूँ। कोई ख्वाजा सरा आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई मैं तो चाहती बचपन से सेक्स वर्किंग थी। कोई ख्वाजा सरा नहीं कहेगा। हम लोग हमें इल्ज़ाम देते हैं ना, हम मानते हैं, लेकिन जो कस्टमर हमारे पास आते हैं, जो पैसे अदा करने हमारे पास आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो कौन लोग हैं, मुझे उसका आज बताएं, यहाँ पे जवाब दें कि वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आते हैं हमारे पास। उनको कोई क्यों नहीं पूछता, उनको कोई जहन्नमी क्यों नहीं कहता, उनको कोई लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से क्यों नहीं कहता। जब तक दुकान में गाहक रहेगा ना, दुकान चलती रहेगी। गाहक आने बंद हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी। हमने कभी भी किसी जगह पर भी ये नहीं कहा कि हम इस काम में खुश हैं। अब जिस ख्वाजा सरा से पूछेंगे वो यही कहेगा कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे तालीम चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे हर वो हक़ चाहिए जो पाकिस्तान के शहरी को मिला हुआ है। और पाकिस्तान के शहरी को जो हक़ मिला वो इंसान होने के नाते से मिला, जिन्स पे तफरीक से नहीं मिला। इस्लाम में जिन्स की एक तफरीक है, लेकिन वो एक वाज़ेह मुकाम पे और कुछ फ़लसफ़े की वजह से कि अगर मर्द को फजीलत दी गई है तो उसके पीछे एक फ़लसफ़ा भी, एक लॉजिक भी तो है ना, बिला वजह नहीं दी गई। अगर औरत को घर की ज़िम्मेदारी दी गई है, बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी गई है, तो उसके पीछे भी एक फ़लसफ़ा और लॉजिक है। तो इस्लाम तो हर चीज़ फ़लसफ़े और लॉजिक के साथ चलता है। तो हमें सेक्स वर्किंग का इल्ज़ाम हम सर पे लेते हैं, लेकिन वो लोग भी सर पे इल्ज़ाम लें जो हमारे पास गाहक बन के रातों को आते हैं। वो जज्जे बाट जैसे डाकू, वो मानी चोर जैसे गैंगस्टर, वो आए रोज़ पेशावर में आप देखें कितने कत्ल हो रहे हैं, वो सारे लोग कौन हैं? वो जो रात के अंधेरों में घरों से निकलते हैं, हमारे घरों में आके डाके डालते हैं। 20-20 लोग हमारे आके खुसरों की इज़्ज़त लूट के जाते हैं। एक ट्रांस पे 20-20 लोग आके उनकी इज़्ज़त लूटते हैं। और वो किस मंजर से लूटते हैं उसकी कुछ झलकियाँ जज्जे बाट के केस में आपको नज़र आई होंगी, आपने देखा होगा। वो एक छोटा सा क्लिप था, सारी रात उसको मारा था, लेकिन क्लिप छोटा सा 1 मिनट का था, जो लोग वो भी नहीं देख सके थे। ऐसे करके सारी रात जलील किया जाता है। 15 साल का लड़का ख्वाजा सरा मसीह जो फैसलाबाद में थी, उसको कत्ल किया गया कुछ दिन पहले। किसी को कोई पता नहीं कौन कातिल था, कहाँ मार गया। आए रोज़ पिंडी में पहले आप देख लें कि कितने कत्ल हो चुके हैं, आप पेशावर में देख लें कितने कत्ल हो चुके हैं, आप मनसेरा में देख लें, साहिवाल में जिंदा ट्रांस को रोड के ऊपर आग लगा के पेट्रोल फेंक के जलाया गया और किसी इंसान ने रोका नहीं। किसी मुसलमान के दिल में दर्द नहीं पैदा हुआ कि एक जिंदा इंसान को जला रहे हैं, हम इसको रोक दें। पेशावर में एक खुसरे को ज़िबा करके उसके टुकड़े छोटे छोटे करके उसको शापर में बंद करके बंदे को दफनाते रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन उसको किसी ने नहीं पूछा कि तुमने ये क्यों किया एक इंसान के साथ। और इन सब का जिम्मेदार कौन है? मेरे घर वाले। क्योंकि मैं अपने घर से निकली हूँ, मेरे माँ बाप, मैं हराम की तो नहीं थी ना, मेरी माँ के पेट से मैं पैदा हुई हूँ। और मेरे घर वाले क्यों नहीं मुझसे पूछते कि मैं किधर हूँ? मेरे घर वाले क्यों नहीं मुझसे सवाल करते कि मैं क्या काम करती हूँ और मैं क्या काम नहीं करती? मैं मुसलमानों के घर पैदा हुई हूँ। क्यों नहीं मुसलमान मेरे माँ बाप हैं, वो मुझे क्यों नहीं आके मुझसे सवाल करते कि तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो? क्यों नहीं मुझे कहते अपने घर आके चली जाओ? क्यों माशरा इस बात पे आवाज़ नहीं उठाता? क्यों मेरे माँ बाप से कोई सवाल नहीं करता कि किस उम्र में उन्हें पता चला कि मैं घुस रहा हूँ, किस उम्र में उन्हें पता चला कि मैं उनके लिए बदनामी और बेइज्जती हूँ, और किस उम्र में उन्होंने मुझे निकाला और क्यों निकाला? कौन सी मैंने घर ऐसी डिमांड की थी कि जिसकी वजह से मुझे निकाला गया? मुझे इस चीज़ का जवाब दे। और कोई मीडिया वाले इस पे आवाज़ नहीं उठाता। कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि इनके माँ बाप से पूछा जाए ये कहाँ से आए? हम किसी मार्स से उतर के नहीं आए, हम किसी और सियारे से तो नहीं ना उतर के आए, ना हम लोग चांद से उतर के आए। हम मुसलमान माशरे में, मुसलमान घरों में, इसी माशरे में से निकल के आए हैं। हम निकल के आए हैं, मुसलालत की ज़िंदगी में गुजारे हैं। आज आप देखें महक मलिक को कितनी आवाम पैसा फेंक रही है, वो खुसरा ही है ना, ट्रांस ही है ना। तलाश जान एक फेमस यूट्यूब एक स्टार है, उसको फंक्शन देखें कितना लोग उस पर पैसा फेंक रहे हैं। तो नाचने वाला गुनाहगार है, तमाशबीन गुनाहगार नहीं है। जो रात को लाख लाख रुपया लेके आते हैं खुसरों पे फेंकने के लिए, वो गुनाहगार नहीं है। वो किधर हैं लोग?
और जो बड़ी गहरी आता है, बात जिसका की दिल करता है, जिसका दिल करता है हमारे घरों में आता है, हमें कुत्ते की तरह मारता है, जिसका जो दिल करता है हमसे लूटता पीटता है, हमें मारता है, हमारी इज्जत लूटता है, जिसका जो दिल करता है वो करके चला जाता है। कोई एक मुझे बता दें, एक केस बता दें कि ख्वाजा सराय इतने कत्ल हुए पिछले साल और इस साल, किसी एक को फांसी लगी है, किसी एक बंदे को भी फांसी लगी है तो मुझे अभी अभी ऑन रिकॉर्ड बताया, मैं यहाँ बैठी मैं सुनना चाहती हूँ कि वो किसी को फांसी तो दूर की बात, सजा भी हुई हो, उम्र कैद भी किसी को हुई हो कि एक ख्वाजा सराय को मार डाला। मैं उस अच्छा जूली, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, मैं आपकी बात, ठीक है, मैं आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। मैं चाहती हूँ आप जितना बोलना चाहती हैं बोलें, इस प्लेटफॉर्म से आप जितनी बात करना चाहती हैं कीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जितने ख्वाजा सराओं के साथ जुल्म हुआ, हम देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, और आपकी बात हमें अच्छी लगी तो मैंने और मेरी टीम ने आपसे रब्ता किया कि आप आएँ। मेरी टीम ने आपको इन्वाइट किया आज प्रोग्राम में, और मेरे मुताबिक आप एक बहुत बड़ी गेस्ट हैं, बहुत प्यारी गेस्ट हैं आज हमारे प्रोग्राम की। मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों के साथ इतना जुल्म होता है तो किस लेवल तक आवाज़ उठाई जाती है? जब आप लोग पुलिस को अप्रोच करते हैं, थानों में जाते हैं, जाहिर बात है, तो वहाँ पे बिहेवियर कैसा होता है पुलिस वालों का आप लोगों के साथ? फिर मुआशरे का जो बिहेवियर, उस पर भी आपसे बात करें। आज से 4 साल पहले फैसलाबाद में मैं सबसे पहली पाकिस्तान की वो ख्वाजा सराय थी जिसने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। मेरे घर पे रात को मैं अकेली सोई हुई फैसलाबाद में मैं रहती थी, मेरे घर को रात को 4 लोग आए हैं, दरवाज़ा फलांग के आए, पिस्टल की नोक पे मुझे सारी रात मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी इज्जत लूटी, पूरे मेरे घर में फायरिंग, मेरे घर ऊपर शराब फेंकते रहे, क्या कुछ मेरे साथ करते रहे वो तो आप मुझसे ना पूछें। मैंने सुबह उठ के आवाज़ उठाई, मैंने मीडिया के आगे प्रोटेस्ट किया, मैं पुलिस के आगे जब रिपोर्ट लिखवाने गई तो पुलिस वाले ने हंस के मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि खुसरों की इज्जत कौन लूटता है? खुसरों की भी इज्जत लूटती है यार, खुसरों के साथ भी ये काम होता है? ये सबसे पहला सवाल पुलिस ने मुझसे पूछा। फिर मैं इस्लामाबाद में आई, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, मेरे साथ और मेरे ट्रांस मिले, हम सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ शहरों से आवाज़ उठी, तो हमारे पास 2018 पिछले साल में ख्वाजा सराओं के हकूक़ का बिल पास हो गया। ख्वाजा सराओं के हकूक़ का बिल पास होने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सारी कम्यूनिटी बड़ी खुश थी कि अब तो घरों में हम लोग जा सकते हैं, अब तो हुकूमत ने तस्लीम कर लिया, हमें रियासत ने तस्लीम कर लिया है, हमारी शनाख्त को तस्लीम कर लिया है, हमारा राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हरासमेंट, हर चीज़ हमारी जो है वो कबूल कर ली गई है, राइट टू मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमें दे दी गई हैं। वज़ीर आज़म साहब हमारे आए, उन्होंने सेहत कार्ड इंसाफ का इजरा भी किया, ये दिखाया कि भी वज़ीर आज़म को भी ख्वाजा सराओं से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बेइज्जती का निशान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी माशरे में अभी तक भी कोई इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। मैं अपने घर लेके जाती हूँ अपने माँ बाप के पास बिल, तो वो कहते हैं जिसने पास किया उसके पास ही जाके रहो, हमारे घर में ना हो। मैं घर में जाती हूँ, मैं वजह पूछती हूँ तो वो कहते हैं भी तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी, अगर किसी को पता चल गया तुम्हारी बहन के ससुराल वालों को कि इनका एक बेटा खुश रहा है तो तुम्हारी बहन से शादी कौन करेगा? वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि पता नहीं कैसा ख़ानदान है। अगर मैं घर जाती हूँ, मैं भाई से मिलती हूँ तो भाई कहता है कि तुम तो ठीक है, मुकम्मल करें। जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो जब मैं किसी भाई के पास जाती हूँ तो मेरा भाई मुझे कहता है कि मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे कि तुम्हारा भाई खुश रहा है, तो मैं दोस्तों में कैसे फिरूंगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? माँ आके अब कहती है तो मेरा घर उजड़ जाएगा, तो तुम्हें पता है मेरा बंदा है, तुम्हें मार डालेंगे ये लोग, तुम यहाँ से चले जाओ। बाप आके, उसकी तो सबसे ज़्यादा इज्जत है बाप की, वो तो सबसे ज़्यादा आके मारता है कि भी मर जाओ, इसको मार डालो, इस पर जुल्म तशद्दुद करो, इसको किसी तरह से रोको। मुझे सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे माँ बाप से पूछा जाए, हमारे माँ बाप के साथ हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमें वो निकाला भी है, उन्होंने हमें नहीं भी कबूल किया, हमें कोई गिला नहीं है, हम जानते हैं कि चलो हमारा कसूर है, एक सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं थे, एक माशरती जो एक तर्ज चली आ रही है कि भी मैं पैदा होती मुझे ये फ़िक्र होती कि मैंने एक डिग्री लेनी है, डिग्री लेके मुझे फ़िक्र होती मैंने शादी करनी है, शादी करके मुझे फ़िक्र होती मैंने बच्चे पैदा करने, बच्चे पैदा करके मुझे फ़िक्र होती उनकी परवरिश करनी है, और फिर मुझे मौत की फ़िक्र होती। ये एक सोशल नॉर्म हमारे यहाँ चलता है, मेरे घर में तो यही चलता है, बाकी मुझे नहीं पता कि बच्चा पैदा होता है उसको पहले तालीम, उसको इसलिए तालीम दिलवाई जाती है कि अगर अच्छी तालीम ना हो तो अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छी नौकरी ना हो तो अच्छी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो वो फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो मैं उसके मुताबिक नहीं चल पाई। मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली आपसे नहीं मिलती है, और बहुत से ख्वाजा सराओं को यही शिकायत है और इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। फैमिली से लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी? ईद पर या इस तरह के त्योहारों पर यकीनी तौर पे वो याद आते होंगे। मैं ये नहीं पूछूंगी, बड़ा एक टिपिकल सा सवाल है, मुझे सवाल पूछने वालों पे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, ईद पर आप लोगों को आपके वालिदैन याद आते हैं? अरे आप उनके जख्मों पे नमक ना छिड़कें इस तरह के सवाल पूछ के। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली का आपसे लास्ट टाइम रब्ता कब हुआ था,
ताकि जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मकसद मेरा उनके जख्म पे नमक छिड़कना नहीं है। मेरा मकसद ये कि जितने भी लोगों के यहाँ इस तरह ख्वाजा सरा को पैदा हो जाए, आपकी औलाद है, उनका कसूर नहीं। और आपने जब कहा मेरा कसूर है, हमारा कसूर है, आपका कसूर नहीं है, कसूर इस मुआशरे का है जूली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बतौर मुआशरा, आपका क्या कसूर है आपके वजूद पर? बहुत शुक्रिया। घर वाले, अगर घर वाले मुझे कबूल करते होते या मेरी घर वालों से बात होती तो मैं आज यहाँ बैठी होती, मैं अपने घर में होती। मुझे सिर्फ यही तो शिकायत है कि मेरे जैसे बहन की फ्यूचर के लिए मेरे माँ बाप परेशान थे कि इसको अच्छी तालीम दिलवानी है। जैसे मेरे भाई के फ्यूचर के लिए मेरे माँ बाप इतने परेशान थे कि इसको बड़ी अच्छी तालीम दिलवानी है, इसको बड़ी अच्छी नौकरी दिलवानी, इसको अफसर बनवाना है। तो मेरे लिए क्यों नहीं ये तकलीफ़ थी? मेरे माँ बाप के दिल में मेरे लिए ये तड़प क्यों नहीं थी कि ये भी हमारा बच्चा, चलो कोई बात नहीं, अगर लड़का नहीं बना तो क्या हुआ, कोई लड़का बन के कोई अलहदा से तो कोई ट्रॉफी नहीं ना मुझे मिल जानी थी। अगर मैं एक जालिम माशरे का मर्द बन जाती, मैं औरतों पे जुल्म करती, मैं माशरे में एक नकारा मर्द बन जाती, मैं नशई बन जाती, मैं गैंगस्टर बन जाती, तो वो कबूल था, फिर मैं घर जा सकती। अच्छा जूली, आप बड़ी गहरी बातें करती हैं। आज मुझे जरा ये भी बता दीजिएगा, क्लोजिंग में वक्त कम है, मुझे ब्रेक पे जाना है 1 मिनट के बाद। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, अपनी तालीमी काबिलियत के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि आपकी गुफ्तगू से लगता है कि या तो आप पढ़ी लिखी बहुत हैं या फिर आपने किताबों का मुतालिया बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि अल्फाज का चुनाव, बड़ी गहरी बातें करती हैं। मैडम मेरी बात सुने, अगर हमारे पास तालीम का हक होता और अगर हमें तालीम दी जाती और हमें तालीम कोई दे देता तो आज हम लोग नौकरियां ना कर रहे होते, आज हम लोग एक इज्जतदार माशरे का हिस्सा ना बन जाते। तो आज आप इतनी गहरी बातें जो करती हैं, क्या आप किताबें पढ़ी हैं आपने या आपकी ऑब्जर्वेशन है? मेरे पास मैंने माशरा पढ़ा है मैडम, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं रोज की 100 बंदे भुगताती रही हूँ, मुझे वो तजर्बा है। क्या बात है। कभी रहे ना किसी खुसरे के डेरे पे रहे, किसी तवाइफ के डेरे पे रहे ना, फिर उस तवाइफ से पूछें, उस औरत से पूछें कि वो क्या सोचती है। माशरे के लिए तो वो बदनाम है, माशरे के लिए तो वो बुरी है, लेकिन इंसान तो है ना, अल्लाह के हाथ में मौत है ना, तो अल्लाह मार दे उसको, अल्लाह उसकी जान ले ले। हर इंसान की जन्नत दोज़ख का फ़ैसला हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पे फरमाया कि इंसान के पास इख्तियार नहीं थी किसी की जन्नत दोज़ख का फ़ैसला करने का। मेरे पास इख्तियार है इंसानियत का, भलाई का, किसी के साथ अच्छाई करने का। बाकी इंसानों के पास भी यही हक़ है। और राय हक़ क्या है, राय निजात क्या है, यही है कि इंसानों से अच्छा सलूक करें, एक अच्छा सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाए, जिसमें भाई भाई का हक़ ना खाए, जिसमें पड़ोसी भाई लगे, जिसमें पड़ोसी भूखा हो तो खुद नींद ना आए। तो ये इस्लामी माशरे, ये अल्लाह ने ये अहकाम हमारे लिए दिए ना, अल्लाह को तो इन अहकाम से कोई फ़ायदा नहीं। मैं पड़ोसी को भूखा ना सोने दूँ, मैं खाऊँ, तो अल्लाह को क्या फ़ायदा? 30 सेकंड्स हैं, ये इंसानियत आधे मिनट में अगर हुकूमत से आपको कुछ शिकायत है, इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ आप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई बात करना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म से, प्लीज़ आप। मैं वज़ीर आज़म साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ख्वाजा सराओं के लिए बिल भी पास किया इस हुकूमत ने, और इस हुकूमत में सेहत कार्ड का इजरा भी हुआ। लेकिन सेहत कार्ड इंसाफ का जो इजरा हुआ था उसमें एक छोटी सी कम्युनिटी को शिकायत यही थी कि वो बूढ़े ख्वाजा सराओं का हक़ था। आप जवान ख्वाजा सराओं को बुला के सेहत कार्ड का हक़ ना देते, क्योंकि वो तो फिर भी बाहर डांस फंक्शन कर रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं। जो बूढ़े ख्वाजा सरा हमारे चारपाइयों पे पड़े हुए उनको सेहत कार्ड दिया जाता। एक तो ये उनसे शिकायत थी, शिकायत तो नहीं थी, मतलब एक बात थी जो हम शेयर करना चाहते थे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब ने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया, 12-12 हज़ार गरीब घरों में पहुँचाए हैं, तो हम लोग भी बड़े गरीब हैं, हमें भी 12-12 हज़ार पहुँचा दिए जाएँ, कोई बात नहीं। राशन का कहा गया है, लेकिन राशन बैतुल माल ने जो है वो पहुँचाया है हमें, ठीक है, उसका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा मैं एक बस ये छोटी सी बात करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब किसी दिन अगर अपनी तकरीर में ये एहसान कर देना कि अगर किसी ख्वाजा सराव को उसकी जिन्स की बिना पे स्कूल या कॉलेज से निकाला गया तो उस स्कूल या कॉलेज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो ना करें, लेकिन आपके कहने से एक हमें हौसला मिल जाएगा। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तकरीर में आप लोगों का जिक्र करेंगे और आपकी जितनी ख्वाहिशात हैं, इनको मैं जायज़ ख्वाहिशात ही कहूँगी, और बल्कि हुकूक हैं आपके, आप इस माशरे का हिस्सा हैं, इंशाल्लाह आपको वो हुकूक ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जूली, बहुत शुक्रिया आप आई और आपने हमारा शुक्रिया अदा किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और दोबारा ब्रेक पे जाने से पहले मैं इस माशरे के बिहाफ पे आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ख्वाजा सरा कम्यूनिटी, जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, उनसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ बतौर माशरा। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से आने के बाद हम करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको डिस्कस करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राना मुबशिर साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या कहूं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले पर ही रस्साकशी जारी है। कोई एक ऐसा नुक्ता, एक ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आता जिस पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हो सके, या हम कह लें कि यहाँ पर ये एक पेज पर आ गए। सॉरी टू से अफसोस के साथ कहूँगी कि कोरोना के मामले पर भी एक पेज पर नहीं है, वहाँ भी लड़ाई और बहस जारी है। अब दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून जो कि एक बड़ी पार्टी है, उसका किरदार सियासत में इंतहाई, अगर मैं कहूँ कि कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। आप इस लफ्ज़ से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को। कोरोना पर लॉकडाउन एक बहुत बड़ी बहस, मजीद कितने अरसे तक चलेगा। वज़ीर रेलवे ने ट्रेन चलाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पर भी अपोजिशन को एतराज़ है। शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आ गए, कई मीटिंग्स बुलाई, इजलास किए, लेकिन बहुत से हलकों में बात हो रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ भी एक पेज पर दिखाई नहीं देते। इसकी क्या वजह हो सकती है? इन्हीं तमाम सवालात का बॉल मैं फेंकूंगी मौजूद मेहमान के कोच में। किसी तारुफ के मोहताज ने, आप स्क्रीन पर इनको देखते हैं, बल्कि मेरे बहुत फेवरेट सहाफ़ी कह दूं तो गलत नहीं होगा, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार राना मुबशर। राना साहब वार्म वेलकम। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि हुकूमत के हर फैसले से राना साहब इख्तलाफ करना, अगर मैं कहूँ कि ऑपोजिशन की आदत बन गई है, आप अग्री करेंगे? मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बड़ा जस्टिफाइड रोल होता है ऑपोजिशन का कि अगर वो हुकूमत की हर बात को नोट करें और जहाँ पर मतलब एक लाइटर नोट पे कहूँगी जहाँ कान खींचना बनता है खींचते भी रहें, आवाज़ उठाते रहें, लेकिन हर बात पर ही आवाज़ उठाना, इख्तलाफ करना, ये थोड़ा अजीब हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि हुकूमत के फैसले ही ऐसे नहीं होते कि उनसे किसी भी तरह इत्तेफाक किया जा सके। 22 सिचुएशन में डाल दी है आप। बात यह है कि पहले तो मैं आपसे शिकवा करूंगा कि आपने मुझे जूली के साथ नहीं बिठाया, ठीक है? और आपने मुझे जूली को आप जो अपने शो में लेके आई हैं, वो इतना अच्छा आपने काम किया है कि हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली। आई रियली अप्रिशिएट दैट और मैं एडमायर करता हूँ इस स्टेप को, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का जिसको इग्नोर किया जाता है और जिसको जनाब ऐसे लुक डाउन किया जाता है, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जी, देखें ऑपोजिशन जो है ना, ऑपोजिशन ने जितने पत्ते थे ना वो शुरू के 1.5-2 साल में फेंक दिए सारे। वो कहते हैं ना, जब आप खेलना शुरू करते हैं ना, मुझे तो वैसे आते नहीं कार्ड्स खेलने, लेकिन मैंने सुना है कि कार्ड्स अपने पास, यू क्लोज टू योर चेस्ट, यू जैसे कोरोना की वजह से बहुत से लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, बच्चे भी घर में कुछ करना है ना एक्टिविटी। जी अब सारे शो कर देंगे ना इमीडिएटली, तो वो एक इशू बन जाता है। सो हुकूमत ने प्रोबेबली शुरू के 1.5-2 जो ऑपोजिशन है उसने शुरू में 1.5-2 साल में सारे कार्ड शो कर दिए, ठीक है? और उसके बाद कार्ड कोई रहा नहीं, और अब उन इख्तलाफ वो करते हैं, ठीक है? कई इख्तलाफात जो है ऑपोजिशन के बहुत अच्छे हैं, मैं उनको अभी भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हुकूमत जो है ना उनकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी है। देखिए इमरान खान की पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, इमरान खान की थिंकिंग बड़ी अच्छी होती है, इमरान खान की अप्रोच बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो फैसला भी कर देते हैं कि जी ये कैबिनेट में फैसला हो गया, कंसेंसस हो। जी राना साहब की आवाज क्या ऑन एयर जा रही है? जी ठीक। अच्छा, वो आधे फैसले जो है ना इशू बन जाते हैं और आधे फैसले नहीं होते। अच्छा, वो इम्प्लीमेंटेशन का जो रोल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इम्प्लीमेंटेशन करवाना फैसलों का किसी भी वजीर आजम का, उसके लिए हमेशा एक लेज़-ऑन के लिए लोग एक दो होते हैं बीच में। सो वो लेज़-ऑन के लिए जो लोग हैं यहाँ पे वो मुझे नजर नहीं आते। सो कई फैसले जो है ना दे गो डाउन द ड्रेन और वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। नाउ अब कमिंग बैक टू दिस थिंग कि जी लॉकडाउन होना चाहिए था, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। अच्छा, बात यह है सिंपल सी, अगर आप शुरू में, एक तो आपने पहले हुकूमत ने जो रिस्पांस दिया ना, रिस्पांस जो वायरस जब स्प्रेड हुआ चाइना में और स्टेट्स में, तो रिस्पांस जो था ना वो मेरे ख्याल में इट कुड हैव बीन लाइक अ फ्यू मंथ्स अर्लियर। उसको जरा स्पीड अप कर लेते, सीरियसली कर लेते, 1-2 महीने पहले उसको ले लेते ना, सीरियसनेस उसमें शो कर देते, तो सिचुएशन डिफरेंट होती। दे थॉट के प्रोबेबली वायरस ये उतू लांग के चला जाएगा तो सानू कुछ नहीं करना इसने, बट थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। कि वायरस है, उसने तो आपसे नहीं पूछना, उसने किसी से नहीं पूछना, अगर वो एहतियात नहीं कर रहा और उसको नहीं पता कि कौन
थैंक यू। लेकिन उसको नहीं पता चलेगा, वो कहेगा जनाब जो भी है उसको नाम सब देखे ना। आप इसको देख लें, अपना कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बीवी को बेचारी ने सफर किया, ठीक है, वो ठीक हो गई। उसके अलावा आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को देख लें, उसने सफर किया, सो वो किसी का नाम नहीं देखता वायरस। उसने बोरिस जॉनसन ने पकड़ लिया, उसने सबको मैंने सबने सफर किया। सो आपको भी चाहिए था, आप 2 महीने पहले इस पे काम कर सकते। कोई सियासी पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी कोई नहीं है, वो नहीं तकदा केड़े पार्टी में जाना है, वो बिल्कुल इंज सीधा ही टुरी आ रहा है, ठीक है। जरा सा बेहतियाती आपने की तो उसको पकड़ लेना कर देना है, ऐ नहीं पूछना कि शेर वाली पार्टी तो तुसी, तीर वाली पार्टी तो तुसी, या फिर आप बल्ले वाली पार्टी में से हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, उसने नहीं छोड़ना किसी को। सो आपने वो थोड़ा पहले कर लेते। दूसरी बात ये फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ना, हमेशा जो मरकजी हुकूमत होती है वो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बना के आपको दे देती है, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट होती है थ्रू आउट, ठीक है। वायरस तो सारी जगह पे है, पूरे पाकिस्तान में है ना, दुनिया में तो है ही है, लेकिन पॉलिसी अगर पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत बनाए और कहे जनाब कि ये इम्प्लीमेंट होनी है, लॉकडाउन होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना, पार्शल होना है तो पार्शल होना है, थ्रू आउट होना है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि सिंध में अलग वायरस है और पाकिस्तान इधर पंजाब में अलग वायरस है। वायरस तो वायरस है, ठीक है ना। सो आपने अगर अकॉर्डिंगली अगर उसकी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं कि जनाब सिंध में अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और पंजाब में अकॉर्डिंगली बनाएंगे, नो व्हाट अकॉर्डिंगली यार, आपने वायरस है, वायरस ने नहीं पूछना कौन कौन है भाई। एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पॉलिसी में, और मरकजी हुकूमत को पॉलिसी बना के दे देनी चाहिए और कहना चाहिए इसको फॉलो करोगे, दैट्स इट, पीरियड। ठीक है जी, वो नहीं हुआ। अच्छा जी, आप 18वीं तक आगे जी जी ठीक है। अच्छा आप कंप्लीट कीजिए जी जी, आप बोलिए। ठीक है। अच्छा नून लीग का अगर मैं बात करूं राना साहब, इस सियासत में इस टाइम पे आप नून लीग का किरदार क्या देखते हैं? साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ है और तमाम लोग बात कर रहे हैं, बड़ा शोर है उस इंटरव्यू का, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा है कि जी वो मुलाकातों की बात की। अब सवाल ये बनता है, गहरा सवाल है नाज़रीन, आप भी गौर से सुनिएगा, राना साहब आप तो उसको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। अगर वाकई शहबाज शरीफ साहब पस्से पर्दा इस तरह की मुलाकातें कर रहे थे तो इसका मतलब है कि वो इससे पहले भी करते रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो वो इलेक्टेड तो नहीं कहलाए जा सकते, क्या फिर आप उनको इलेक्टेड कहेंगे राना साहब? देखिए जी, हमेशा जो भी हुकूमत बनती है ना, जो नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं ना, नॉन इलेक्टेड लोग, मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, ठीक है जी, नॉन इलेक्टेड लोग जो होते हैं ना, वो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाते हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब को पता होना चाहिए कि पहली तो बात उन्होंने जब की ना कि इलेक्शनों से पहले कैबिनेट के नामों पर भी इत्तेफाक हो रहा था और जनाब हुकूमत बनाने पे भी इत्तेफाक हो रहा था, तो उसका जवाब ये है कि शहबाज शरीफ साहब आप बहुत मजे हुए सियासतदान हैं, यू आर अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट एट द वेरी सेम टाइम आपको ये तो जरूर पता होगा कि आप प्लान बी का हिस्सा थे या प्लान सी का हिस्सा थे, ठीक है। आप प्लान ए का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक बात बताएं, चले मैं आपको एक खबर देता हूँ। खबर ये है जनाब, अभी लेटली शहबाज शरीफ साहब जोन 1 यानी कि लंदन में जोन 1 से बाहर आउटस्कर्ट्स में फार्म हाउसेस में, किसी फार्म हाउस में या फॉर दैट मैटर किसी विलेज में, विलेज हमारे वाला विलेज नहीं, उनका मतलब कि बरतानिया वाला विलेज, वहां पे जिन लोगों ने भी आपसे मुलाकात की तो उसमें आपने उनसे कोई ना कोई बात तो पूछी होगी ना। बाद में अगर वो बैकआउट कर गए हैं तो वो, मैं तो नहीं जानता आपने उनसे क्या बात की थी, मैंने तो आपको इंडिकेट कर दिया किसी फार्म हाउस पे जरूर मुलाकात हुई होगी आपकी, किसी आउटस्कर्ट्स में, लंदन के आउटस्कर्ट्स में जरूर मुलाकात हुई होगी आपकी, लेकिन उसमें जो कमिटमेंट हुई उसके बाद वो पूरी क्यों नहीं हुई? इसलिए पूरी नहीं हुई, प्रोबेबली इसलिए पूरी नहीं हुई कि जब पहली मर्तबा आप गए थे शहबाज शरीफ साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आई रियली लाइक यू एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आप जब गए थे मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाने के लिए या उनको वापस लाने के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब जिन लोगों ने आपको भेजा था उनको लाने के लिए या वहाँ पे रोकने के लिए नवाज शरीफ साहब को, वहाँ आपके भी तो जाके फ़ोन बंद हो गया था 2 दिन के लिए। सो कोई बात नहीं, फोन बंद हो जाते, कभी आपके बंद हो जाते, कभी किसी और के बंद हो जाते, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, सो होता रहता है। सो व्हाई सो एग्रेसिव नाउ,
वो आप थोड़ा तहम्मुल से काम ले शहबाज शरीफ साहब, तो इतना कोई गल नहीं, इतने होंदा रहंदा, अप्स एंड डाउन्स ते होंदे रहंदे ने, ये लगा रहंदा काम। दिस इज पॉलिटिक्स। अब मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको। जैसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं ऐसे प्रोग्राम में राना साहब ब्रेक भी आती रहती है, तो ब्रेक पे मुझे जाना है, बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत कम मेहमान ऐसे होते हैं जिनकी बातों को आप इंजॉय करते हो। मेरे जैसी एंकर जो बात पे अगला सवाल पूछ लेती, मेरे ज़हन में सवाल बहुत आते हैं, तो राना साहब मैंने आपसे बहुत सवाल नहीं पूछे, ब्रेक के बाद सवाल पूछे, क्योंकि आपकी गुफ्तगू इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको टोक नहीं सकी, रोक नहीं सकी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार राना मुबश्शिर साहब। राना साहब एक बार फिर से वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब ब्रेक में मुझे जाना था, गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग थी, शहबाज साहब का जिक्र हो रहा था, वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि शहबाज साहब जब से लंदन से वापस आए उसके बाद कई इजलास किए, कई मीटिंग्स की, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि शहबाज साहब से किसी को भी गिले हो सकते हैं, शिकवे हो सकते हैं, शिकायतें हो सकती हैं। हर सियासतदान के पॉजिटिव पहलू भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और अच्छा सहाफ़ी वो होता है कि वो बिल्कुल बाइज्ड ना हो, जहां पे तारीफ बनती है वो ये चीज कहना ना भूले, थम्स अप कहना ना भूले, लेकिन जहां पे जरा सी बुराई बनती है और जहां पे हमें सच बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि जी यहां से आप मार खाते हैं, ये फ्लॉ है, इसको ठीक कर लो। सिर्फ मुल्क के लिए हम बात करते हैं। अब सिर्फ ये बता दें कि शहबाज साहब की मुझे उनकी अच्छी चीज़ें लगती है कि वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। शायद ये वजह है कि उस्मान बुज़दार साहब उतने एक्टिव नहीं है, तो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कंपैरिजन चलता रहता है कि जी शहबाज साहब को जो रिप्लेस किया बुज़दार साहब ने, वो इंतहाई एक्टिव थे, बहुत एनर्जेटिक, और वो चीज़ बहुत मिसिंग है बुज़दार साहब में। आप शायद मेरी बात से अग्री करेंगे, इसका जवाब भी दीजिएगा। साथ ही मरियम नवाज साहिबा से क्या नाराज़ हैं, कोई इख्तिलाफ रखते हैं चाचा जी, ज़रा ये भी समझा दें। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए, एक्टिव की बात की आपने, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है, और ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में। शहबाज शरीफ साहब जो थे ना, पता है लोगों को, लेकिन मैंने देखा भी है, शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में रात को नींद नहीं आती थी, ठीक है, मुश्किल से मेरे ख्याल में 2-3 घंटे सोते थे। उनको स्लीप एपनिया मेरे ख्याल में शायद कहते हैं, वो था उनको, वो सोते सोते कम थे, और वो घूमते रहते थे, काम करते रहते, वर्कोलिक थे। शहबाज शरीफ साहब वर्कोलिक थे। और शहबाज शरीफ साहब, बात काट रही हूँ राना साहब, ये जो ओवर एनर्जेटिक या ओवर एंथुसियास्टिक लोग होते हैं ना, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उनको नींद कम आती है, जो कुछ करना चाहते हैं, बस कुछ करना है, अब अच्छा करना है बुरा करना है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। और डॉक्टर साहब, वो स्लीप एपनिया भी हो सकता है ना। जी, बिल्कुल हो सकता है जी। वो उनको प्रोबेबली जो है ना, वो स्लीप एपनिया था, काम बहुत करते थे, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कि वो, अगर आपको मैं ये कहूं कि शहबाज शरीफ साहब मतलब कि सुबह 4 बजे 5 बजे भी उठ जाते थे और काम करते थे, और शहबाज शरीफ साहब खुद गाड़ी अकेली लेके, हो सकता है पिकअप गाड़ी लेके, हो सकता है सुजुकी डब्बा लेके निकल जाए खुद ही, ठीक है, अकेले नहीं, ये हकीकत है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। वो इस किस्म की बातें भी करते थे जनाब, वो निकल जाया करते थे और कहीं ना कहीं फिरते रहते थे, वो जनाब ऐसी इस किस्म का काम होता। ऑन द अदर हैंड बुज़दार साहब जरा थोड़े से लेड बैक है, उसे मतलब ऐसे लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा चिल है और बहुत ज़्यादा उनको एक्टिव नहीं नज़र आते, और उनकी पर्सनैलिटी का कंपैरिजन भी किया जाए अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, वो हो नहीं सकता, कंपैरिजन बनता नहीं है। बट देन अगेन फेवरेट है। साथ ही राना साहब वो कहते हैं ना कि मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। नहीं, और ट्रेंड नहीं, तुसी साढ़े ते ना सीखो ना, सानू ते गिनी पिग ना बनाओ ना तुसी, लेकिन द पॉइंट इज कि वो चले वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे पे कर लें ट्रेनिंग, लेकिन मेरे ख्याल ट्रेनिंग का वक्त अब गुजर गया है। वो लर्नर्स लाइसेंस लेने के लिए मेरे ख्याल 6-8 हफ्ते चाहिए होते हैं, उसके बाद लाइसेंस मिल जाता है, अब तो काफी अरसा गुजर गया। खैर अच्छा, मरियम की भतीजी की चचा जान से क्या आपको क्या लगता है कि क्या कोई इख्तिलाफात हैं या एक पेज पर क्यों नहीं होते? यार देखिए, उसकी एक वजह है, उसकी एक बड़ा सीरियस इशू है। आप देखें कि मुशर्रफ के दौर में हमजा शहबाज शरीफ वाज द ओनली पर्सन जो यहाँ पे लाहौर में फिरता होता था, ठीक है, केसेस भी फाइट करता था, केसेस को फेस भी करता था, थाना कचहरी सारा वो फेस करता था हमजा शहबाज, ठीक है। हमजा शहबाज शरीफ जो था वो सारी चीजों को हैंडल कर रहा था। मुल्क में तो कोई नहीं था ना नवाज शरीफ साहब थे, ना शहबाज शरीफ साहब थे, ना कोई और बच्चा था, यहाँ पे सब चले गए थे ना। तो ये एक वाहिद बच्चा था जो यहाँ पे फिरता होता था और अकेला जाके होटलों में बैठा होता था लाहौर में, किसी न किसी जगह वहां पे खाना खा रहा होता, ज्यादा से ज्यादा एक बंदा साथ होता था इसके, ये काम हो रहा होता था।
अच्छा, उस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ के साथ कमिटमेंट्स हुई थी। हमजा शहबाज शरीफ के साथ ताया ने भी कमिटमेंट की थी और उनको वैसे भी कमिटमेंट की गई थी कि अगर वक्त आया तो हमजा यू विल बी समथिंग, ठीक है, और एटलीस्ट समथिंग इन पंजाब, ठीक है। सो वो ये कमिटमेंट किसी हद तक ये थी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको, थोड़ा सा मैं उसमें एहतियात बरत रहा हूँ, लेट मी पुट इट, लेकिन कमिटमेंट्स वो समथिंग सीएमशिप तो नहीं थी। वही ना, पंजाब में यही सीएमशिप ही है और की है। पंजाब में सीएमशिप ही थी ना जी, तो वो ठीक है, लेकिन पार्टी की अंदर की एक बहुत, जैसे राणा साहब पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब में वोट लेना, जो पंजाब में वोट ले जाते हैं वो विफाक में हुकूमत बना लेते हैं, पंजाब का भी जो सीएम होगा वो बड़ा ओहदा होगा मेरे मुताबिक। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पंजाब का सीएम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि बंदा वजीर आजम हो। टू टेल यू वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा से नीचे होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा जी। प्रोटोकॉल में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पावर ज्यादा होगी सीएम के पास पंजाब के, इतना बड़ा गहरी बात है, बिल्कुल। अच्छा, वो उसमें कमिटमेंट्स हुई थी हमजा के साथ। हमजा के साथ जब कमिटमेंट्स हुई, हमजा के साथ कमिटमेंट्स पूरी नहीं। अभी जो इशू है, जो आपका सवाल है, इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के सामने आज भी नहीं बोलते, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के सामने नहीं बोलते क्योंकि बड़े भाई हैं उनके सामने वो नहीं अपनी जुबान खोलते। जिस तरह वो कहते हैं वो आगे से कहते हैं ठीक है जी, वो उसी तरह मान लेते हैं। अच्छा, अब लेकिन बच्चे जो है ना, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के हों या नवाज शरीफ साहब के हों, बच्चों के अंदर एक कोल्ड वॉर है, ठीक है, और वो कोल्ड वॉर जो है वहां पे एग्जिस्ट कर, और वो कोल्ड वॉर खत्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप लेकिन वोट बैंक जो है, वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है, ठीक है ना, शहबाज शरीफ साहब का वोट बैंक नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है, और नवाज शरीफ साहब जो वोट बैंक लेके चलते हैं वो मरियम बीबी के पास जाएगा, ठीक है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं जाएगा। इसी तरह पार्टी के अंदर भी जो आप देखते हैं ना रिफ्ट है, जो रिफ्ट है, ज्यादा लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, नवाज शरीफ साहब को फॉलो करते हैं, नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं, नवाज शरीफ साहब के नाम को वोट देते हैं। शहबाज शरीफ साहब को बहुत कम लोग हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ हैं वो ऑटोमेटिकली मरियम नवाज के सब भी साथ हैं। डेफिनेटली मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब दी धी है मरियम नवाज, ते असी तो नवाज शरीफ साहब को वोट पाना है, तो नवाज शरीफ साहब जानू कहणगे मरियम नु वोट पाओ, मरियम। अच्छा राणा साहब, वक्त की कमी है, जरा ये भी जरा समझाइएगा। एक और सवाल मेरे जहन में आया आपकी गुफ्तगू से ही कि जिस तरह हमने कंपैरिजन किया बुज़दार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एंथुसियास्टिक, बड़े एनर्जेटिक है, वो जो फ्लॉ नजर आता है, कमी नजर आती है बुज़दार साहब में, ये बड़ी क्लियर चीज़ है। लेकिन इसी तरह अगर हम मरियम का और हमजा का कंपैरिजन करें, मेरी जो एक राय है, मेरे मुताबिक मरियम बड़े नंबर ले जाएंगी हमजा के मुकाबले में। अगर आप दोनों को माइक दे दें तो हमजा शायद उस तरह बात नहीं कर सकते जिस तरह मरियम बात कर सकती है, और कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं आपके अंदर कि आप फिलबदी गुफ्तगू कर सकते हैं, बात से बात निकाल सकते हैं, और बड़ा सियासतदान वही होता है जो मकबूल हो, जो लोगों को जमा करना जानता है। जैसे कि मुझे भुट्टो साहब याद आ गए, मेरे फेवरेट, क्या बात है। तो वो चीज़ भुट्टो साहब नहीं कह रही मैं मरियम को, प्लीज़ ये ना समझिएगा, लेकिन मरियम और हमजा का जो कंपैरिजन करेंगे ना, तो मरियम को उतने नंबर मिलेंगे जितने मैं शहबाज शरीफ साहब को उस्मान बुज़दार से कंपैरिजन में दे रही थी, ज्यादा। बिल्कुल ठीक कर रही है आप, और ये इसी तरह बनता है। किसी को भी अगर आप बोलेंगी ना कि कंपैरिजन कर लो आप हमजा का और मरियम बीबी का, तो डेफिनेटली आप मरियम बीबी को नंबर ज्यादा देंगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक आपका एनालिसिस है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जनाब वो आप नंबर मरियम को देंगी, क्योंकि मरियम बीबी जो है जिस तरीके से जो आर्टिकुलेट करती हैं चीजें, वो हमजा नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट देन अगेन बैकड्रॉप में चीजें डिफरेंट है, यू नो, बैकड्रॉप में ये है जी कि असी भी वही काम किया है, असी भी वही किया है, हीट फेस की है जी तुसी लोगों ने की है। बच्चों की ये टॉक बता रहा हूँ मैं आपको ना, बच्चों की आपस में जो होती है ना कोल्ड वॉर, एक बड़ा कोल्ड सा एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स ईच अदर, उसमें ये है कि हमजा जो है, या फॉर दैट मैटर बाकी जो बच्चे हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनके माइंड में ये ज़रूर बात है कि जनाब हमने भी वही हीट फेस की है जो कि नवाज शरीफ साहब ने की है। नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन हम लोग तो इधर के इधर ही हैं,
लेकिन मतलब पंजाब में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन बच्चों को अब आगे आना चाहिए। अच्छा राना साहब, हम तो इधर के इधर ही थे, लेकिन मुझे अभी पता चला कि अब हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। 30 सेकंड्स है मेरे पास, जल्दी से लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी। इमरान खान साहब के 5 साल आपको लगता है कि ऐसे होंगे, या अब तक की जो परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, आपको लगता है कि वो ऐसी होगी कि इसकी बुनियाद पर अगली दफा भी वो वोट ले सकेंगे? साथ ही मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ओपोजिशन से ज्यादा कुछ लोग उनके लिए खतरा बने रहते हैं, जो अंदर उनके कुछ वुज़रा हैं, कुछ मुशीर हैं, कुछ मुआवनीन हैं, कि वो इतना बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सिटिंग गवर्नमेंट को हर चीज में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बोलने में थोड़ा कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और दूसरी बात, एक और चीज ऐड कर ले डॉक्टर साहबा, एक और मसला ये है कि जितने मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक कोई और बयान देता है, दूसरा कोई और बयान देता है, पोल्स अपार्ट। मतलब इस तरह 180 के दूसरा बयान हो रहा है, एक कुछ और कह रहे होंगे, दूसरा कुछ और कह रहे होंगे, ठीक है। सो ये बड़ा एक हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है कि सब लोग एक पेज पे नहीं है। सो ये इसको करेक्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात डॉक्टर साहबा, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, अगर चीज़ों की जो इमरान खान साहब डिसीजन लेते हैं, तो फिर भी सिचुएशन होगी। और तीसरी बात ये है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, मेरा अपना ख्याल है, इमरान खान साहब अपने हुकूमत के चौथे साल या 4.5 साल बाद इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। 6 महीने साल पहले वो इलेक्शन करवा देंगे, ये मेरा ख्याल है। ठीक है जी। आपकी तीसरी बात के बाद चौथी बात ये कि क्लोजिंग का वक्त आ गया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना, बहुत अच्छा लगा। आप आए, आपने अपने पंजाबी स्टाइल में जिससे एनालाइज किया, चीज़ों को एनालिसिस किया, बहुत अच्छा लगा लिटरली। राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया। रात 2 बजे आप इसको रिपीट स्लॉट में देख सकते हैं, यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल होगा। बोल न्यूज़ आप लिखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, आज की तारीख लिखेंगे, आपको प्रोग्राम वहाँ पे इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।